Hello everyone, welcome to Laws Forum. I am Rohini and let's continue our evidence series. तो evidence के सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं केस दैट इज एमसी वर्गीस वर्सेस टीजे पूनम केस. ओके, तो इस केस में जो सेक्शन है दैट इज 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड 128 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम. 128 दैट इज अ प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटरी एविडेंस एंड 122 इज कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज. तो यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है दैट इज अ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज. अब इस केस के फैक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो राठी होती है वो डॉटर होती है एमसी वर्गीस की. अब यहाँ लेट्स से राठी, ओके, ये एमसी वर्गीस कुरियन, नॉट वर्गीस कुरियन, सॉरी, एमसी वर्गीस, इनकी डॉटर होती है ये राठी. एंड राठी वॉज मैरिड टू द टीजे पूनम. टीजे पोनन से ये मैरिड होते हैं. एंड द रिलेशन बिटवीन द वाइफ एंड हस्बैंड जो है इसमें जो है इतने ऐसे बहुत ज़्यादा गुड टर्म्स पे नहीं होते इन दोनों के. ठीक है, ये फादर है राठी का एंड ये मैरिड कपल. ओके, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे वाइफ है दैट इज राठी वांटेड टू टेक अ डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पोर्टेंसी ऑफ हर हस्बैंड. तो इम्पोर्टेंसी जो है यहाँ पे ग्राउंड होता है डाइवोर्स का दोनों के बीच में है. जो यह पोनन जो है हस्बैंड है ये क्या है लेटेस्ट लिखते हैं बॉम्बे से राठी को. Who was then residing with her parents. तो यहाँ पे जो राठी है अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी त्रिवेंद्रम में, केरला, which was claimed a contain a defamatory imputation. तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जो वर्गीस है एमसी वर्गीस ये कह रहे हैं कि जो लेटर्स जो है वो डिफामेटरी थे. ठीक है, अब किसके लिए कह रहे हैं कि ये जो डिफामेटरी थे अगेंस्ट दैट एमसी वर्गीस जो राठी के फादर है. सो शी हैंडेड ओवर लेटर टू हर फादर. तो जो राठी ने वो जो लेटर्स है वो किसे दिए, अपने फादर को दिए. एंड वर्गीस ने यहाँ पे क्या किया, जो राठी के फादर थे उन्होंने फाइल की कंप्लेंट कोर्ट में जो कंप्लेंट फाइल की उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में त्रिवेंद्रम में अगेंस्ट द पोनन जो हस्बैंड. और चार्ज उन्होंने किस चार्जेस क्या लगाए उन्होंने, तो ऑफेंस ऑफ अ डिफामेशन के चार्जेस लगा दिए. एंड जो हस्बैंड था यहाँ पे उन्होंने अपनी सबमिट की एप्लीकेशन रेजिंग अ 2 प्रिलिमिनरी कंटेंशन. तो यहाँ पे जो हस्बैंड के जो कंटेंशन थे वो क्या थे, सबसे पहला इनका कंटेंशन ये था कि जो लेटर्स थे दे फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ द कंप्लेंट. क्योंकि उस लेटर के बेसिस पे उन्होंने कंप्लेंट किया था, तो लेटर वॉज द सोल थिंग. ठीक है, जिसके बेसिस पे वो कंप्लेंट कर रहे थे. तो उन्होंने कहा ये इनएडमिसिबल होना चाहिए एविडेंस में as they are barred by the law or expressly prohibited by the law from disclosure. क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं लॉ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो फॉरबिडन किए गए डिस्क्लोज करने के लिए. ये फर्स्ट कंटेंशन हुआ. एंड सेकंड कंटेंशन उनका क्या होता है दैट uttering the libel by a husband to the wife was not a publication under the law and hence cannot be support a charge for the defamation and prayed for under the order for the discharge. तो उन्होंने कहा जो हस्बैंड वाइफ के बीच में की जो बातें हैं ना that are not for the publications, right. तो ये उनका सेकेंड कंटेंशन था. तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला जो कम्युनिकेशन है बाय द हस्बैंड टू द वाइफ, ठीक है, और वाइफ टू हर हस्बैंड इज of a matter of a defamatory to the another person does not amount in a law as a publication since the husband and the wife are one in the eye of law. तो कह रहे हैं यहाँ पे जो हस्बैंड की बात है वाइफ को, वाइफ की बात है हस्बैंड. तो यहाँ पे हिंदू मैरिज में भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ को एज वन एंटिटी देखते हैं हम लोग, राइट. तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि लॉ के इसमें अगर हम देखा जाए तो हस्बैंड एंड वाइफ को एक ही मानता है करके. सो हाई कोर्ट ने क्या किया, अपहेल्ड किया डिसीजन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का. अब इश्यूज की बात करते हैं. इश्यूज है यहाँ पे 2. वेदर द लेटर कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट द हस्बैंड, ये फर्स्ट इशू हो गया. सेकेंड इशू क्या हो सकता है, हमारा सेकेंड इशू है कि वेदर द सब्सिक्वेंट डिक्लेरेशंस of nullity of a marriage will remove this bar against the disclosure by the wife, right. तो ये 2 इशू है हमारे सामने. देखते हैं लॉ पॉइंट. Unless there is a publication there will be no offense of defamation कमेंटिंग अंडर द सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी. कह रहे कि जब तक हम पब्लिकेशन नहीं, मतलब जब तक हम बताएंगे नहीं, उस लेटर्स को रीड आउट नहीं करेंगे तब तक डिफामेशन के चार्जेस लग ही नहीं सकते. एंड द रूल इज दैट कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है एक ही है इन द आई ऑफ लॉ, हैज नॉट बीन अडॉप्टेड इन इट्स फुल फोर्स अंडर आवर सिस्टम ऑफ लॉ एंड सर्टेनली नॉट इन आवर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंट. तो ये जो कुछ कंटेंशन जो यहाँ पे जो कोर्ट ने कहा तो उसके ये रिप्लाईज थे, ठीक है. अब क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बुच में ये केस उन्होंने साइड किया. अब उन्होंने कहा हेल्ड दैट देयर इज नो प्रिजम्पशन of law that wife and husband constitute an one person
इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ द क्रिमिनल लॉ। तो जो इन्होंने कहा था ना कि हस्बैंड एंड वाइफ को एज अ वन पर्सन देखेंगे हम लोग, एज अ वन थिंग देखेंगे, तो ये उसके अगेंस्ट में उन्होंने कंटेंशन दिया क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बुच का। That no person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during the marriage by any person to whom he is or has been married। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि कोई भी जो पर्सन है जो मैरिड है, ठीक है, दूसरे पर्सन से, उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ प्रिविलेज। और यहाँ पे अगर हम हेडिंग की बात करेंगे 122 में, वो भी क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग अ मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं उन्हें एक लेट्स से इस चीज का बेनिफिट होता है। 122 अभी करंट में है, वो 128 बन चुका है आपका, 128 या कम्युनिकेशन ड्यूरिंग अ मैरिज। सो नो पर्सन who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during the marriage by any person whom he or she has been married। Okay, so there are the certain matter where the witness are not compelled to disclose and also cannot be permitted to disclose even if he is willing to disclose, ठीक है, तो उन्हें नहीं परमिशन दी जाती है। Okay, so कंटिन्यू करते हैं इस केस पे। So not shall be permitted to disclose any such communication unless the person who is made in the representative of interest। If a Rathi, उसके बाद एक सेकेंड, if a Rathi appear in the witness box and give the evidence about the communication made to her husband, prima facie the communication may not be permitted to be deposed। क्योंकि यहाँ पे जो वर्डिंग सी है वो क्या कह रहे हैं कि आप जो है कंपेल नहीं कर सकते हो, ठीक है, जो कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हुआ वो बताने के लिए। एंड जो लेटर थे यहाँ पे, द लेटर वर रिटन बाय दिस हस्बैंड टू हिज वाइफ, राइट। So they were the husband and wife, and the bar to the admissibility of the evidence, the communication made during the marriage attach the time when the communication is made, and admissibility will be adjudged in the light of the status। ठीक है, मतलब जब ये लेटर जो लिख रहे थे उस टाइम पे भी ये हस्बैंड एंड वाइफ थे, ठीक है। वो बात अलग है कि जो राठी जो है वो डाइवोर्स चाहती थी, ठीक है, बट इनका डाइवोर्स नहीं हुआ था, तो स्टिल दे वर अ हस्बैंड एंड वाइफ। So if the complainant seek to support his case only upon the evidence of his wife of the accused, he may meet the bar of section 125 of Indian Evidence Act। और जजमेंट की अगर हम बात करें तो लेटर जो थे वर इन द एप्लेंट पोजीशन, तो यहाँ पे पोजीशन जो थे वर्गीस, MC वर्गीस जो राठी के फादर थे, उनके पोजीशन में लेटर थे, एंड वर अवेलेबल फॉर बीइंग टेंडर इन एविडेंस, एंड ही कुड प्रूव द लेटर इन एनी अदर मैनर। देयरफॉर जो अक्यूज्ड है यहाँ पे, ठीक है, अक्यूज्ड जो हस्बैंड इनका, शुड नॉट हैव बीन डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये रहा हमारा केस, दैट इज MC वर्गीस वर्सेस TJ पूनन केस था ये। और इससे रिलेटेड मैं और कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी। कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन, देयर आर सर्टेन मैटर, या दिस इज आई गॉट इट। There are the certain matter where the witness are not compelled to disclose and cannot be permitted on such situation communication during the marriage। In other words, it means that communication during a wedlock by one spouse to another is prevented from being proved in court। प्री एंड पोस्ट मैरिज कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोटेक्टेड एंड ओनली कम्युनिकेशन ड्यूरिंग। तो यहाँ पे इन्होंने फिर से यही कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन है प्री मैरिज एंड पोस्ट मैरिज की कम्युनिकेशन जो है वो प्रिजर्व नहीं किए जाएंगे इस सेक्शन में। जो ड्यूरिंग द मैरिज की जो ड्यूरेशन में जो भी आपकी कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, वो इसमें प्रिजर्व किए जाएंगे। आई होप ये टॉपिक और केस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।